नमस्कार। चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जो मज़ा धीमी आंच में दाल बाटी बनाने का है, जो मज़ा आम की अमराई में बैठकर खाने का है, जो मज़ा गांव की दलहन या चौपाल में बैठकर किसानों के आपस में घर गृहस्थी की बातें करने का है, वैसा ही आनंद कम लागत में, कम समय में, कम भूमि में अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसी चर्चा करने में हमारे किसान भाइयों को आनंद आता है। किसान भाइयों, आज की चौपाल में फिर कुछ ऐसी ही बातें होंगी, कुछ ऐसा ही आनंद आएगा, क्योंकि आज हमारे बीच में हैं बहुत सारे वरिष्ठ वैज्ञानिक और कुछ किसान भी हैं। सर्वप्रथम मैं उनका परिचय करा दूं। मेरे पास में ही हैं लबीश चौरसिया जी, आप कृषि वैज्ञानिक हैं, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। उनके पास हैं ब्रजेश जी नामदेव, आप उद्यान की वैज्ञानिक हैं, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। उनके पास में ही हैं डॉक्टर पी.के. शर्मा जी, आप एक वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं, उनका भी हम उनसे भी लाभ लेंगे। फिर हम किसानों की बात करें तो हमारे बीच में एक प्रगतिशील किसान हैं आकाश चौरसिया जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। लोकनाथ साहू जी हैं, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। ईश्वर जी साहू, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं चौरसिया जी से ये जानना चाहूँगा कि गर्मियों का महीना चल रहा है और बात अमराई की भी चली है, तो इस समय हमारे किसान भाइयों को क्या सामूहिक काम करना चाहिए? शर्मा जी नमस्कार, और सभी जो दर्शक हमारे किसान भाई देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे अभी हम बात करें जायद काल में, अभी हम देखते हैं किसान भाइयों के खेत में कद्दू वर्गी सब्जियां, लौकी है, गिलकी है, करेला है, ककड़ी है, इसके अलावा भिंडी है, बैगन है, मिर्ची वो लगी हुई है। तो इसमें समसामयिक प्रबंधन की आवश्यकता है। खरपतवारों से बचाना है तो इसमें वो प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं, जो अधिक क्षेत्र में लगा रहे हैं। जो छोटे क्षेत्र में लगा रहे हैं किसान भाई, तो वो अपनी पराली को खरपतवार प्रबंधन के लिए उपयोग कर सकते हैं। साथ में जैसे आपने बात की आम के पौधे इस समय बढ़वार पे आ रहे हैं, तो आम में भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कोई कीड़ी बीमारी ना लगे, पोषक तत्व प्रबंधन अच्छा हो। अमरूद में हम देखते हैं इस समय बेमौसम वर्षा के कारण फूल आने लगते हैं, तो उनका भी प्रबंधन, जिन किसान भाइयों के पास छोटे पौधे हैं तो हाथ के डंडे से उनको झड़ा सकते हैं, और जो बड़े क्षेत्र में लगाते हैं तो वो 10% यूरिया का फोलियर स्प्रे करें तो वो फूल झड़ जाते हैं। या 2,4-D जो एक खरपतवार नाशक है, उसका 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी की मात्रा से छिड़काव करें तो भी जो असामयिक फूल फल आ रहे हैं उनको हम झड़ा सकते हैं और अपनी रबी की मौसम की फसल अच्छे से ले सकते हैं। जी नामदेव जी, अब आप ये बताएं इस समय उद्यान की फसलों में क्या सामूहिक काम करना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उद्यान की फसलें, जैसे कि जो फसल वे लगी हुई हैं, बैगन है, कद्दू वर्गीय हैं, टमाटर है, और एक बड़ी समस्या होती है कि इस समय अन्य जो फील्ड क्रॉप हैं, जैसे कि हम गेहूं या धान, चना, मसूर, मटर की बात करें, तो ये अपने खेतों में होती नहीं है। अभी मुख्य रूप से अपनी वो हॉर्टिकल्चर है, जो उद्यान की फसलें हैं, तो जितने प्रकार की जो बीमारियां हैं, कीट हैं, वो कहीं ना कहीं माइग्रेट करके आते हैं हमारी सब्जी वाली फसलों के ऊपर, तो उनकी जो इंटेंसिटी है पेस्ट की वो बढ़ जाती है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है उनका सही आकलन करना और उनका प्रबंधन करना, क्योंकि अगर हम सही आकलन करने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं तो उससे क्या होती है, फिर हम बाजार पर निर्भरता बढ़ती है, मतलब हम जो कीटनाशी है उनके ऊपर उठ जाते हैं, तो अनावश्यक लागत बढ़ती है, मतलब नंबर ऑफ पेस्टिसाइड ज़्यादा डालोगे आप, क्योंकि आपको सही आकलन नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाइयों के लिए मेरा सुझाव रहेगा, आग्रह रहेगा कि सबसे पहले तो आकलन करें। आकलन कैसे करना है, सबसे महत्वपूर्ण है, हमें जितने भी प्रकार के कीट आते हैं उनके आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रैप्स उपयोग करते हैं, जिसको हम सेक्स फेरोमोन ट्रैप अगर बात करते हैं, जैसे फनल ट्रैप है, उल्टर ट्रैप है, सोलर लाइट ट्रैप है, बहुत सारे स्टिकी ट्रैप्स हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि मान लो इतनी फेरोमोन एक बार गंध छूटती है जिससे वो नर कीट को आकर्षित करते हैं, तो उससे हमें एक जानकारी मिलती है कि कौन कौन से कीट अभी हमारी सब्जियों के ऊपर आ रहे हैं, तो उससे हमें एक आकलन पता चल जाता है कि ये वाला कीट आ रहा है, उसके लिए हमें प्रबंधन करना चाहिए। दूसरा है सोलर लाइट ट्रैप, आजकल मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन भी आजकल मिल जाते हैं। तो उससे सबसे फायदा ये है उनका कि हमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, कि हमें कोई कनेक्शन देना है तो करंट वगैरह कोई खतरा नहीं है। दिन में वो चार्ज हो जाते हैं और रात को अपने आप स्वतः चालू हो जाते हैं 6 बजे, और रात को 10 साढ़े 10 बजे बंद हो जाते हैं। तो जो फोटोट्रॉपिक इंसेक्ट होते हैं, मतलब ऐसे कीट जो लाइट की ओर आकर्षित होकर आते हैं, तो उनकी मास ट्रैपिंग हो जाती है ना। तो मतलब एक साथ बहुत सारे कीट खत्म हो गए तो इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी अपनी। बहुत सारे स्टिकी ट्रैप होते हैं। स्टिकी ट्रैप मतलब कि उसमें चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। अब क्योंकि कुछ कीट विशेष का कुछ विशेष स्वभाव होता है जो किसी विशेष रंग की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे कि हम सफ़ेद मक्खी की बात करें,
एफिड्स की बात करें तो ये पीले रंग के और अक्षत होते हैं। हम थ्रिप्स और माइट की बात करें तो ये नीले रंग के और अक्षत होते हैं। अगर हम इन कीटों को, इनके ट्रैप्स को हम लगाते हैं तो ये कीट उनमें आके फंस जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा क्या मैंने बताया कि इनका आकलन हो जाएगा ताकि हमें डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो। किसान भाई एक चीज़ और कर सकते हैं, तो क्या होता है कभी कभार, जैसे हमारे बहुत सारे कीट हमारे यहाँ खेतों में मंडराते हैं, कभी कभार हमें जानकारी का अभाव होता है कि हम पहचान नहीं पाते कि इनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम अपनी भाषा में बात करें तो हम बोलते हैं पेस्ट और डिफेंडर, है ना, पेस्ट डिफेंडर अनुपात या पीडी रेशो जिसको हम बोलते हैं, कि जो पेस्ट मतलब ऐसा कीट जो हमारी फसलों को नुकसान करता है, उनकी पत्तियां खाता है, फूल खाता है, फलियों में छेद करता है, फलों में नुकसान करता है ना, पत्ती मोड़ देता है। और डिफेंडर मतलब हमारा मित्र कीट। मित्र कीट जैसे कि मधुमक्खी तो सभी लोग जानते हैं, आप शहरी रेशम कीट भी जानते हैं, लाख कीट, लेकिन दूसरे होते हैं जो प्रेडेटर और पैरासिटाइट्स, मतलब प्रेडेटर पैरासिट मतलब दूसरे कीट होते हैं जो उनकी उस अवस्था, चाहे अंडा अवस्था हो, लार्वा अवस्था हो, पीपा अवस्था हो या इल्ली हो, इनको ऊपर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, जिनको हम पैरासिटाइट बोलते हैं। प्रेडेटर मतलब जो उन कीटों को सीधा खा लेते हैं। इनका आकलन करना, अगर हम पीडी रेशो की हम बात करें, अगर वो एक अच्छा अनुपात, जैसे कि मान लो कि 2 कीड़े दिख रहे हैं आपको हानिकारक कीट और एक डिफेंडर वाला दिख रहा है, हमको रेडोवेट दिख गया है ना, या ग्रीन लेसपिंग दिख गया, तो आप समझ लीजिए कि आपके में ज़्यादा कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं है ना। तो उससे हमारा पॉलिनेशन भी अच्छा होगा और एक हमें डिसीजन लेने में मदद होगी कि हमें अनावश्यक दवाइयों खेतों उपयोग नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल सच कहा आपने नामदेव जी। किसान भाइयों, एक बात तो बिल्कुल सच है, आप कितनी अच्छी जुताई कर लें, कितना अच्छे बीज बो लें, सिंचाई भी अच्छी समय पे कर लें, खाद भी अच्छा दे दें, लेकिन ये कीट और जो रोग है ना, ये आपकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। इसलिए इन तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, समय समय पे आपको निगरानी करना चाहिए। हमारे साथ पशु चिकित्सक हैं डॉक्टर शर्मा जी। गर्मियों के मौसम में पशुओं के लिए कौन कौन से ऐसे कार्य जो ध्यान रखना चाहिए, उनके रख रखाव पे, आवास पे, भोजन पे, उस संबंध में बताएं। देखिए, जिस समय हम बात करने जा रहे हैं ये ग्रीष्म ऋतु का मौसम है और जो तापमान है वो भी दिन का काफ़ी बढ़ा हुआ चल रहा है। ऐसे में जो है अभी समाचार पत्रों में भी काफ़ी आ रहा है कि हीट वेव्स जो है चल रही हैं, उसमें हमारे पशुओं के साथ साथ सभी जो जीवधारी उनको इस बढ़ते हुए तापमान में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पर मैं पशुओं की बात करूंगा तो पशुओं के लिए जो तापमान है, वैसे तो स्वस्थ पशु के लिए 101 से 102 डिग्री तापमान फ़ारेनहाइट डिग्री रखा जाता है, मतलब रखा गया है स्वस्थ पशु के लिए। ऐसी स्थिति में इस तापमान, बढ़े हुए तापमान में यदि हमारे पशुओं को हम स्वच्छ जल की, ठंडे पानी की व्यवस्था यदि कर रखते हैं, उनको भरपूर समय समय पर दिन में कम से कम 3-4 बार यदि हम उनको पानी पिलाते हैं और खाने में भी हम उनका जो शेड्यूल है उसका विधिवत समय पर यदि ध्यान रखते हैं और हमारे पशु को यदि हम पानी पीकर, चाहे वो खुला स्थान हो, जहाँ तक हो सके गौशाला में यदि हमारे पशु को रखे हुए हैं तो गौशाला की जो उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए और जो हवा का जो आवागमन है, जो गर्म हवाएं हमारी गौशाला में जहाँ से प्रवेश करती हैं, वहाँ पर हमको जो है जो टाट पट्टी है, जो बारदाना होता है, उसको हम हमारी खिड़कियों के ऊपर जहाँ से रोशनदान है वहाँ पर उनको लगा दें और उनको समय समय पर यदि हमारे पास और संसाधन नहीं है, जैसे कई बार क्या होता है ड्रिप सिस्टम भी, कई जो बुद्धिमान पशुपालक हैं जो कुछ उनको ड्रिप सिस्टम से उनको भिगो देते हैं, माने गीला कर लेते हैं और हर 1-2-4 घंटे में यदि हम उनको वैसे भी हाथ से गीला करते हैं तो वो हवाएं उससे जब टकरा के आएंगी तो हवाएं ठंडी होंगी और हमारे पशु इस तापमान से, इस बढ़ती हुई गर्मी से राहत पा सकेंगे। साथ ही साथ संदेश के रूप में एक बात और है, जिन किसान भाई पशुपालक भाइयों को हमारी नई गौशाला का निर्माण करना है, ऐसी स्थिति में जो है जो चुनाव करते समय उसकी जो चादर का जो चुनाव करना है, चयन करना है, उसमें कई किसान भाई जो है मजबूती के हिसाब से लोहे की चादरें डालते हैं, तो उनको मैं मनाही करूंगा इस जगह जो है वो एस्बेस्टॉस की जो चादर का उपयोग करें और अपनी जो गौशाला की हाइट है उसको अधिकतम 12 से 14 फीट की ऊंचाई रखें ताकि जो जमीन से उसकी मतलब हीट वेव्स या उसकी जो तापमान है वो काफ़ी कम हो जाएगा, वो पशु जो है अच्छा अनुभव करेगा। तो इस तरह से हम हमारे पशुओं को जो है बढ़ते हुए तापमान से बचा सकते हैं।
एक और इसी क्रम में आती कि जब पशुओं के लिए यदि हम खुले स्थान पर ओपन पैडॉक में रखना चाहते हैं तो वहाँ पर छायादार पेड़ों का यदि वो लगाते हैं, और यदि जिनके पास हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, उस छायादार स्थान के नीचे उनको ऐसी गर्मी में रखें। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपको खास बात ध्यान रखना चाहिए, न केवल किसान भाइयों को बल्कि जो डेयरी व्यवसाय का काम करते हैं, जो पशुपालक भाई हैं, उनको पशुओं गर्मियों में बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे आवाज़ ठीक हो, पानी का तो इस दिनों में ध्यान रखना ही चाहिए, समय समय पर उनको पानी बताना चाहिए, हरा चारा उपलब्ध कराना चाहिए। किसान भाइयों, हम जो प्रगतिशील किसान हैं इसलिए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं ताकि आप उनके अनुभवों का लाभ लें और वैसी खेती करें। हमारे बीच में एक बहुत बढ़िया प्रगतिशील किसान है आकाश जी चौरसिया, आपका स्वागत है। आकाश जी, आप ये बताइए कि मल्टी लेयर जो फार्मिंग होती है ये क्या तकनीक है, इससे किसानों को क्या फ़ायदा है, क्या छोटे किसानों ये कर सकते हैं? जी, इस तकनीक का आविष्कार किया हमने 2009 से इस पे हमने काम किया और 2014 में इस तकनीक को लेकर हम इसकी अवधारणा और इसकी परिभाषा तैयार किए। और इसका ख्याल जो है ना हमारे लिए खेती करते करते आया। जब हम खेती कर रहे थे तो हमारे पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी और थोड़ी ज़मीन में कैसे हम अच्छा कर सकें वो हमारे दिमाग में हमेशा अंदर चलता रहता था। बहुत सारे किसानों से मिलना हुआ, उन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बताया, जैसे पानी, कीट, गर्मी से फसलों को बचाना, खरपतवार और कम ज़मीन का समाधान, फसलों का प्रबंधन, बाज़ार की व्यवस्था, जानवरों से सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज के बुरे असर से फसलों को बचाना। इस तरह की जो प्रॉब्लम फेस करते हैं किसान, उनसे भी हम रूबरू हुए। और फिर उसके बाद जब हमने शहर जाके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखा, तब ये ख्याल जो है ना एकदम सही रास्ते पे आया कि जब एक साथ एक ही ज़मीन पर एक से अधिक लोगों की रहने की व्यवस्था शहरों में हो सकती है, तो एक साथ एक ही ज़मीन पर एक से अधिक फसलों की उगने की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती। तो पुरानी चीज़ें और किसानों की समस्याएं और पान की हमारी पैतृक फार्मिंग के कुछ अनुभव, इन सभी को मिला के इस पद्धति पर हमने काम करना चालू किया और फाइनली इसको इनोवेट किया। और इसमें हम एक साथ एक ज़मीन पर 4 से 5 फसलें सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए उगाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी 3 गुना ज़मीन बच जाती है और उसी के साथ 3 गुना आपकी लागत वाले साधन बच जाते हैं, जैसे कि पानी की बचत होती है, खरपतवार इसमें बहुत कम आते हैं, कीड़े बहुत कम लगते हैं, मौसम का बुरा असर नहीं होता है और 3 गुना उपज हो जाती है। और मिट्टी की इसमें गुणवत्ता के साथ साथ में फसल की भी गुणवत्ता बहुत अच्छी आती है, तो बाज़ार में इसकी वजह से उसके दाम बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इस तरीके से ये तकनीक जो है ना काम करती है। और इसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो ढांचा आधारित है, क्योंकि जब हम 4 फसलों को एक साथ एक ज़मीन पर लगाएंगे तो सबको धूप चाहिए, सबको पानी चाहिए, सबको फैलने की जगह चाहिए, सबकी जड़ें प्रॉपर ज़मीन के अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए जो है ना हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और सभी फसलों को अलग अलग जगह पर स्थान देते हैं ग्रोथ करने का। दूसरा जो है ना इसमें फसलों के कॉम्बिनेशन का सिद्धांत है कि जो फसलें हम लगा रहे हैं वो फसलें सेम रिक्वायरमेंट की नहीं होना चाहिए, जैसे कि सबकी जड़ें सेम नहीं होना चाहिए, सबको धूप की ज़रूरत सेम नहीं होना चाहिए, सबकी उम्र एक जैसी नहीं होना चाहिए, सबको फलने का स्थान एक जैसा नहीं होना चाहिए और सबकी जो है ना जो फूड रिक्वायरमेंट है वो भी सेम नहीं होना चाहिए। तो ये इस पर जो है ना लगातार हमने शोध किया। करीब अभी तक हम 15 सालों में 4700 ऐसे फसलों के कॉम्बिनेशन पर प्रयोग कर चुके हैं और उनमें से 370 पर हमने सफलता हासिल की है। जो 370 मॉडल पूरे हिंदुस्तान में, इवन पूरे दुनिया में कहीं पर भी आप एक साथ लगाते हैं तो उनकी उपज बहुत अच्छी होती है, सभी की एक साथ में, क्योंकि वो एक दूसरे का सहयोग करके वो फसलें ग्रोथ करती हैं। और उसका अगर प्रत्यक्ष एग्जाम्पल अगर हमें समझना है तो हम जंगलों को देखकर ये बात समझ सकते हैं। जंगलों में बहुत सारी फसलें या बहुत सारे पेड़ पौधे एक साथ एक ही स्पेस में उगते हैं। तो इसी सिद्धांत पर ये मल्टी लेयर खेती है और इसमें मार्जिनल जो फार्मर हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। कारण क्योंकि इसमें जो इनपुट कॉस्ट होती है, एक तो इनपुट कॉस्ट हम 3 गुना घटा देते हैं क्योंकि 4 फसलें एक साथ लगा रहे हैं, तो लेकिन जितनी भी इनपुट कॉस्ट लगती है उसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो हमारे लोकली साधनों से उपयुक्त होता है। मतलब
बांस है, बल्ली है, घास फूस है, चारा है, इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं इसको बनाने में, वो हमारे लोकली फार्मर्स के पास में अवेलेबल हो जाती हैं। तो उन्हीं का उपयोग करके हम ये ढांचा बनाते हैं और ये पद्धति से काम करते हैं। तो जिनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन है, अगर आधा एकड़ से आधा एकड़ भी ज़मीन है, तो समझ लो कि वो 2 एकड़ का प्रोडक्शन इस तकनीक के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो ये किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे मिट्टी, पर्यावरण और एक प्रकृति के बीच संतुलन बना के हम अच्छी बेहतर उपज लेके आते हैं। जी जी। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं उनका कितना बढ़िया है, कम जमीन कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे लें, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। ये उस अवधारणा को बिल्कुल चरितार्थ कर रहा है। हमारे साथ लोकनाथ जी हैं। लोकनाथ जी, आप कुछ प्रश्न भी पूछें और आप ये बताइए, आपके जो विचार हैं पहले अवगत कराना, फिर कोई प्रश्न पूछें। मैं जानना चाहता हूँ निर्वाही क्यों कराना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, मतलब फसल में अपना चेंज, उपज के निर्वाही कराने से उपज कम होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जी जी बताइए डॉक्टर साहब, आप बताएं। नरवाई क्यों नहीं जलाना चाहिए? तात्पर्य नरवाई क्यों ना जलाने से, क्यों नहीं जलाना? देखो एक नरवाई हमारी फसल का एक अंश होता है ना। ऐसी कहावत है या हमारे बोलते हैं कि एक पौधे के 3 भाग होते हैं। ऊपर का भाग मनुष्य का हो गया, मध्य का भाग जो हो गया हमारे पशुओं को जो भूसा वगैरह बनाते हैं, और नीचे का जो भाग होता है वो हमारी मिट्टी का जो सूक्ष्म जीव वगैरह उनका हो गया, है ना। अब जब हम नरवाई जलाते हैं तो पूरा अपना हिस्सा तो हम ले लेते हैं, लेकिन बाकी जो 2 हिस्से होते हैं वो जमीन में जल के नष्ट हो जाते हैं। दूसरा साथ साथ में क्या होता है, जो हमारी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, सूक्ष्म जीव जो क्रियाएं होती हैं जमीन के अंदर की, वो सब नष्ट हो जाती हैं। कि बहुत सारे जो मित्र जीव होते हैं, जब इतनी तेज, जब इतना टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो पूरे के पूरे जितने माइक्रोब से सबकी डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जब ये हमारे जो मित्र जो सूक्ष्म जीव हैं, हमारे जो केंचुए हैं, अर्थवर्म हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो उत्पादकता पर फर्क पड़ेगा उस सब चीज़ों का, है ना। दूसरा क्या होता है, जब हम रेगुलर जलाते आएंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग होते हैं कि नरवा जला दे हमारा कुछ नहीं हुआ, है ना। क्योंकि ये चीज़ एक बार समझ में नहीं आएगी आपको कि आपने एक बार जला दिया हो गया। धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और जो हमारी जो मिट्टी वो डेड हो जाएगी। बोले कि अब इसमें उत्पादन क्षमता नहीं बची, उत्पादन हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो किसानों से हमारा आग्रह है, निवेदन भी है कि जो नरवाई है उसको ना जलाएं, उसका भूसा बनवाएं, है ना। और जो नरवाई, ताकि हमारे जो मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और अच्छा आंगन वाले समय उत्पादन भी ले सके। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, नरवाई को कतई नहीं जलाएं, क्यों, इससे बहुत नुकसान है। ईश्वर जी साहू हमारे साथ हैं, आप क्या जानना चाह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ से, पूछे। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे घर पे, मेरे खेत में हाँ। कद्दू है, लौकी है और बरबट्टी की है, उसमें फल कम आ रहे हैं अभी। अच्छा, पैदावार कम हो रही है। पैदावारी कम आ रही है। हाँ, बताएं डॉक्टर साहब। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, क्या करें वो? फल फूल कम लगना, है ना। एक तो हमारे उसका हम पोषण कैसे दे रहे हैं, है ना। क्योंकि हम प्रॉपर मात्रा में डाइट लेंगे, खाना पीना खाएंगे, तो हमारी काम करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। अगर हम आपसे बोले कि नहीं आप खाना ना खाओ, बस काम करते जाओ, तो एक तक तो समय तक तो कर लोगे आप बोलोगे हिम्मत नहीं है हमारी, है ना। कि आप काम तो आपसे ले रहे हैं, लेकिन आप कुछ खिला पिला नहीं रहे। दूसरा क्या होता है, मौसम, अच्छी तेज धूप है, जो दोपहर में ब्रेक लेते हैं, जो लेबर वर्क होते हैं, तो बोले नहीं दोपहर में काम 2 घंटे रेस्ट कर लो, ठीक है, मतलब स्ट्रेस से बचना है। तो ऐसी हमारी कोई फसल हो, उनमें भी सब खुराक की जरूरत तो पड़ती है ना। तो सबसे पहले तो हम पर्याप्त मात्रा में उनको पोषण दें, है ना। पोषण में ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा फर्टिलाइजर आप कंटिन्यू फर्टिलाइजर डालो, आपको जीवाणु से युक्त खाद भी डालनी है। जैसे खासकर सब्जियों की बात करें तो गोबर की खाद, केंचुआ खाद अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनकी, जैसे मान लो आपने जो बेल वाली सब्जियों का नाम लिया, जितनी बेल वाली सब्जियां होती हैं, खुराक बहुत ज़्यादा होती है ना, बहुत ज़्यादा हमारा कंज्यूम करती हैं जो हमारे ज़मीन के पोषक तत्व होते हैं, तो खुराक ज़्यादा उनकी। तो हमें जो भी इसमें खाद देनी है ना, उसको पूरा एनरिच करके देना। वर्मी कंपोस्ट आप पर्याप्त मात्रा में दीजिए, है ना। और जो अन्य जो रिक्वायरमेंट है, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड वेस्ट अगर बनते हैं, आपके पास देखिए क्या तत्व चाहिए आपको, उसके हिसाब से जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये दें आप उसमें, ठीक है। तो जब आप परिपूर्ण को पोषण देंगे तो आप वो अच्छी ग्रोथ करेंगी, अच्छी ग्रोथ करेंगे तो अच्छे फूल आएंगे, अच्छे फूल आएंगे तो अच्छी मात्रा में उन्हें फल सेट होंगे। तो जब आपके फल अच्छे बनेंगे तो स्वाभाविक बात है उत्पादन भी आपका अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं जो पूरा जो साइकिल है, मतलब उनकी खुराक से लेके उनके पोषण प्रबंधन की,
ये सब उसमें हमारा समाहित होता है एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों और इंद्रेश जी निश्चित इस बात को समझ गए होंगे और अपना इसका उपयोग अपनी फसलों में करेंगे। लभीश जी, अब आप ये बताएं कि वर्तमान में जो फसलें हैं उनमें किन किन फसलों में कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है, उसको कैसे प्रबंधन करें? जी, जैसे किसान भाई आप जानते हैं, जैसे आपने जिक्र किया कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं या हमारे फल वृक्ष भी हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है सोना मक्खी की, जिसको आप फल मक्खी भी कहते हैं या सोना मक्खी कहते हैं। ये मक्खी जब फल के अंदर अंडे दे देती है तो वो अंदर गूदा को सड़ा देती है, तो फल हमारे बिक्री का उपयोग नहीं रहता, किसानों को इससे बहुत आर्थिक नुकसान होता है। दवाई जो किसान डालते हैं तो इस दवाई से पूरा कंट्रोल नहीं हो पाता। तो आज के समय में एक बाजार में केमिकल आता है मिथाइल यूजिनॉल, उसको हमारे ब्रजेश जी ने बहुत अच्छा प्रयोग किया केवीके में। रुई के टुकड़े में बॉटल के ढक्कन में लगा लें और 3-4 छेद कर लें बॉटल में, उसमें आधा पानी भर लें, तो उसकी खुशबू के कारण वो सोना मक्खी आके उसमें भर जाती है। तो हमें कम रसायनों के प्रयोग से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। बाजार में रेडीमेड फेरोमोन ट्रैप भी आते हैं, जैसे फ्लाई ट्रैप उसको कहते हैं, लियोर आता है, उसका ट्रैप भी आता है। उनको भी हम 1 एकड़ में 10 से 12 की संख्या में लगाएंगे तो हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। और जब कीड़े का प्रबंधन हो जाएगा तो फल खराब नहीं होगा, तो हमारी उपज के लिए बिक्री अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, निरंतर देख रेख करें अपनी सब्जियों की बात हो, चाहे फल जो पौधे हैं उनकी देख रेख करें और कीट इस तरह से प्रबंधन करें। डॉक्टर साहब, गर्मियों का मौसम चल रहा है, मैं शर्मा जी से ये जानना चाहूँगा कि जो नवजात बछड़े हैं उनकी देख रेख कैसे करें? जी जी, देखिए इस समय जो हमारे नवजात हैं और इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, निश्चित रूप से हमारे जो पशु वत्स हैं, छोटे बछड़े हैं, जन्म से मैं तो ये कहूँगा कि 1 वर्ष की उम्र तक इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम मानी गई है। तो ऐसी स्थिति में इनको क्या है कि हर चीज़ का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव वो जल्दी से व्याप जाता है। तो इनके खान पान का हम विशेष ख्याल रखें। इनको जो है दूध पर्याप्त मात्रा में 1/10 ऑफ द बॉडी वेट, मतलब यदि बछड़ा 10 किलो का है तो उसको 1 किलो दूध। औसतन जो जन्मे हुए बच्चे का, नवजात का जो वजन होता है वो 20 से 25 किलो का जो है वो होता है। तो उसको पूरे दिन में कम से कम 2 से 2.5 किलो दूध उसको टुकड़ों में जो है दिन में, सारे दिन में उसको पिलाना चाहिए, जिससे उसका पोषण अच्छा होगा। और ऐसी स्थिति में जो हमारे नवजात हैं उनको खास तौर पर देखा गया है कि उनको दस्त की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। दस्त के जो प्रमुख कारण है वो क्या है कि जो छोटे हमारे नवजात होते हैं उनकी चाटने की हर वस्तु को जो है सुतली पड़ी है, उसका बांधने का जो गिरमा है बोलते हैं, या हर वस्तु को वो जो है चाटने की कोशिश करते हैं। तो चाटने में जो है अनजाने में जो उनको जो है कि मतलब वहाँ जो रोगाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं, वो उनके अंदर आ जाते हैं, तो उनसे उनको दस्त लगने लगते हैं। और मैं किसान भाइयों को संदेश देना चाहूँगा कि दस्त को वो हल्के में ना आके, कई बार क्या होता है 1-2 से 3-4 दिन तक दस्त उनको लगते रहते हैं और कोई उनको दवा नहीं दी जाती कि वो तो नहीं, वो अपचन के कारण हो गए होंगे या दूध ज़्यादा पी लिया होगा, पर ऐसी स्थिति नहीं होती। कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में उनको जो है इन्फेस्टेशन बोलेंगे उसको, इन्फेक्शन अलग है, इन्फेस्टेशन अलग है। इन्फेस्टेशन जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है या हमारे जो रोग के अन्य बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ होने वाले जो व्याधि है उसको इन्फेस्टेशन बोलेंगे, और जो हमारे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, इनके द्वारा होने वाले जो रोग हैं उनको इन्फेक्शन बोलते हैं। नहीं दिया तो वो हाँ, परंतु मैं खास फोकस यहाँ करूंगा कि उनको जो है दवा देना जो है नितांत आवश्यक है। उनको समय पर, यदि पहली बार आपने उसकी जो गोबर है उसको गीला देखा है, शूटिंग डायरिया है, उसमें ब्लड भी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपने पहली खुराक तुरंत उसको दे दी तो दूसरे दिन आप देखेंगे कि उसके दस्त बंद हो गए। तो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज की चौपाल में आपने जाना कि हमें जो सब्जी है उनकी कैसे देखभाल करना चाहिए, जो फलदार वृक्ष है उनकी कैसे देखभाल करना चाहिए, साथ में मिट्टी परीक्षण कराना कैसे आवश्यक है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया, इसका भी ध्यान रखें। और मल्टी लेयर फार्मिंग क्या होती है इसके बारे में एक अच्छे किसान थे, उनने जानकारी दी। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और अपनाएंगे। अगले चौपाल में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।